केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन किसी रिएक्शन का, कितना परसेंट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। मतलब कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ेंगे ये फिजिकल में, ये तीन बातें कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसे बताएगी थर्मोडायनामिक्स। कैसे बताएगी, इसमें पढ़ेंगे हम सर डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी से हमें पता चलेगा कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को निगेटिव होना जरूरी है। डेल्टा जी जीरो आएगा, निगेटिव आएगा। सेकेंड, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू जाना चाहते हैं तो फिर ई नॉट की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। सेकेंड है कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम निकालेंगे, वो स्पीड रहेगी, वो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और कितना फ्रैक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कितने बाद रिएक्शन रुक जाएगी, कितने टाइम बाद रिएक्शन रिपीट होने लगेगी, ये सारी बातें पता चलेंगी इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। बात क्लियर हो गई होगी, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमें काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है। अभी भी इसमें भी छोटा आ रहा है क्या, ज्यादा छोटा लिखा हुआ आ रहा है क्या? नहीं सर, सही आ रहा है इस लैंड स्केल। अरे अब आते हैं यस केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, होना चाहिए था एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम शॉर्ट में बोलेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीन बातें, एक तो रिएक्शन कितने स्पीड से होगी, सेकंड वो जो फैक्टर जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, तीसरा वो कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये मैकेनिज्म उसकी कैसे रिएक्शन हुई है, ये तीन बातें पढ़ी। यहां तक बात क्लियर होगी कि पढ़ना क्या है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहली बात कि कोई भी रिएक्शन कितने स्पीड में होगी, यानी स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, स्पीड ऑफ रिएक्शन का, स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे और रिएक्शन किस तरीके से जाएगी, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। द स्टडी ऑफ रेट helps to predict the how quickly a reaction mixture approaches to equilibrium। इससे पता चल जाएगा कि कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा हिंट ले लें, इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे A प्लस बी से बन रहा है C, और C कुछ टाइम बाद डिकम्पोज होके A प्लस बी में फिर से जाने लग रहा है, तो A से B के बनने का रेट और B से फिर से A में बनने का रेट जो है जब इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, बस इसी कंडीशन को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन से ये पता चल जाएगा कि अगर रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और वो कंडीशन आने लगेगी कि प्रोडक्ट फिर से डिकम्पोज आ जाएगा। तो कब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पहली बात पता चल जाएगी। स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस स्पीड से पता चल जाता है अगर कोई सिंपल रिएक्शन है तो एक नॉर्मल रेट से चल रही होगी, अगर कॉम्प्लिकेट रिएक्शन है यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका रेट कुछ अलग होगा, वो रिएक्शन स्टेप्स में हो रही होगी तो उसका रेट स्लो होगा। केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू डिटरमाइन द कंडीशंस व्हिच द रिएक्शन रेट कुड बी अल्टर्स। उस कंडीशन से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे मेरा रेट चेंज हो सकता है। जैसे सिंपली आप सभी लोग घर पे या कहीं भी अपन लोग किचन में काम करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमें चाय जल्दी बनानी है तो हमने पूरा गैस खोल दिया, तो आग जब तेज जल रही होगी तो पानी बहुत जल्दी बॉईल कर जाएगा, चाय पत्ती डालेंगे, जो भी डालेंगे बहुत जल्दी जल्दी से पक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हीट या टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट जो है आप जो काम कर रहे थे वो बढ़ गया। तो यही ऐसे भी यहाँ भी बता रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स ये हेल्प करती है। वो कंडीशंस कौन सी हैं
जिनमें रेट चेंज हो सकता है जिन कंडीशन से, तो टेम्परेचर से कंसंट्रेशन चेंज करने से हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करने से हो सकता है ना। और जो रिएक्शन कंडीशन में आप कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं उससे चेंज हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि रेट अपना चेंज हो जाएगा। सेकंड क्या करता है, इससे हमें हेल्प मिलती है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, इन सब के चेंज करने से रेट कैसे चेंज हो जाएगा इसके बारे में भी स्टडी करते हैं और स्टडी करने में भी हेल्प होती है। आइए अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, क्योंकि ये चैप्टर का अपना उद्देश्य ही यही है कि हमें ये पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन कितने स्पीड से हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहें अभिक्रिया की दर, या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहें, यही तो ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या स्पीड ऑफ रिएक्शन। तब क्या है, आप देखिएगा कि आपके पास इस एक्सिस पर अगर हम टाइम ले लें, इस एक्सिस पे अगर हम कंसंट्रेशन ले लें, तो क्या होगा, ये मान लीजिए 0 का पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट हो गया, धीरे 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 ये चलते जा रहे हैं, ये 100% पॉइंट पे पहुंचे। तो जो अपना रिएक्टेंट है वो अपना 100% है, प्रोडक्ट 0 की कंडीशन। जैसे जैसे रिएक्शन होगी टाइम बीतता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे जैसे ही धीरे धीरे रिएक्शन शुरू होना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और एक टाइम वो आएगा जहां पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की खत्म, जैसे दूध से खोया बना रहे हो, दूध को गर्म करना अगर शुरू करें, धीरे धीरे उससे पानी उड़ना शुरू होगा, धीरे धीरे मलाई बनेगी, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि दूध सारा खत्म हो गया है और केवल खोया या मलाई बन के अपनी तैयार। सेम कहानी, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फॉर दिस फॉर रिएक्टेंट एंड दिस फॉर प्रोडक्ट। बस यही रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसको बोला जाए, विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो स्पीड है जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो किस स्पीड से होगा सर, टाइम से पता चलेगा। तो ये मेजरमेंट किससे किया जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बस इतनी ही बात समझनी है आपको। हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हिंदी में कैसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर, है ना, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर किस बात पे डिपेंड कर रही है, पर यूनिट टाइम पर। मतलब हिंदी में अगर कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में, एक डेफिनेट टाइम में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, कंसंट्रेशन में चेंज, सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। परिवर्तन ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे आपसे एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हम ये आपसे कहें कि आप 15 किलोमीटर जो है वो आप 60 मिनट में आपने दूरी तय कर ली, है ना, 60 मिनट में इतने किलोमीटर चले गए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। वही चीज सेम लगा दी जाएगी कि यहाँ होगा कंसंट्रेशन चेंज और पर यूनिट टाइम। तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कितने टाइम के अंदर, बस वही आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। बस यही है रेट ऑफ रिएक्शन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी रिएक्टेंट जो ए से बी में चेंज हो रहा है, तो वो ए घट रहा है, इसलिए चेंज को डेल्टा से दिखा रहे हैं। तो ये कम हो रहा है तो जो बनना है वो प्लस से दिखा दीजिए, जो घटना है वो माइनस से दिखा दीजिए। माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और प्लस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बस यही रेट हो गया, यही कंक्लूजन है इस छोटी सी डेफिनेशन का आर ओ आर। क्या आर ओ आर में कोई प्रॉब्लम हुई आपको,
जहां तक सबको समझ आया? यस सर। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब बस यही अप्लाई कर देंगे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यस। और ये प्लस माइनस लगाए, जिसकी कमी जिसकी घटेगी, देखिए 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 उदाहरण है N2 + 3H2 गिव्स एन NH3। N2 रिएक्टेंट है, कम होगा, H2 कम होगा, NH3 बनेगा। जो कम होगा माइनस, जो घटेगा माइनस, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी जो बनेगा वो प्लस में। बस जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो माइनस में और जो बनेगा वो प्लस में। ठीक। अब बात आती है कि दो तरीके से निकाली जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। पहला निकाला जाएगा एवरेज और दूसरा निकाला जाएगा इंस्टेंटेनियस। एक छोटा सा उदाहरण लेके हम बता सकते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल हमने आपको लिया कि आप 15 किलोमीटर आप 60 मिनट में आपने तय कर ली। यहां से आप निकालिए 15 चौको 60 हुआ, यानी कि एक एवरेज अगर निकाला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मिनट में आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की। सही है कि नहीं ये बात? जी। अब आपको जहां से जाना था आपके बीच में टोल बूथ पड़ रहा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, टोल टैक्स पे क्या आपकी स्पीड इतनी ही बनी रही होगी क्या? यानी 4 मिनट में 1 किलोमीटर की जो स्पीड है टोल पे स्लो हो गए होंगे। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है तो उस पर्टिकुलर जो पॉइंट पे आप स्पीड निकाल रहे हैं उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। और जो एवरेज स्पीड है वो ये है कि आपने कुल मिला के 15 किलोमीटर 60 मिनट में तय किया। आप कुल मिला के 4 मिनट में 1 किलोमीटर चले, ये आपकी स्पीड थी। लेकिन कहीं आप जहां भीड़ नहीं होगी वहां आप तेज चल रहे होंगे, जहां ज्यादा भीड़ रही होगी वहां आप स्लो भी चले होंगे। तो जो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे स्पीड निकाली जाएगी उसको इंस्टेंटेनियस, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक। पर्टिकुलर उसी मूवमेंट पे, उसी क्षण पे आपको बताना है तो इंस्टेंटेनियस, और टोटल बतानी है तो एवरेज स्पीड। दो तरीके से निकाली जाएगी। तो टोटल कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लगाई और हमने कहा कि 2 घंटे में 50% कंप्लीट हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि बताइए कि 15वें मिनट में स्पीड क्या रही होगी, डेल्टा लगा के लिखना है। बस इतना है। क्या है? A + B गिव्स देन 2C। क्या लिखेंगे? डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये कम हो रहा है माइनस लगा दीजिएगा, B कम हो रहा है माइनस लगा दीजिएगा, जो बन रहा है उसमें प्लस लगा दीजिएगा। सेम इसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। N2 + 3H2 गिव्स देन 2NH3 माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माइनस का डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। करना क्या है, जो भी आगे कोफिशिएंट लगे होंगे उन्हीं से डिवाइड कर देना है बस। ये डिवाइड क्यों किया गया ये भी सुने। जैसे N2 अकेला था तो ये वैल्यू पूरी N2 की आएगी, लेकिन हमें निकालनी एक्चुअल में किसकी है? H2 की। लेकिन H2 है कितने? 3 बार H2 है। अगर एक H2 का निकालना है तो जो वैल्यू है उसी का 1/3 कर दीजिएगा, H2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 2 पार्ट है और NH3 का रेट निकालना है, लेकिन यहाँ तो 2 थे तो क्या करें, हमें 1 का निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए, बस वैल्यू आ गई। ये बन रहा है तो इसको प्लस। ठीक हुई है बात यहां तक? यस सर। 2 NH3 है तो हमें NH3 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है वो 2 NH3 को लेके आ रहा है। तो क्या करें, हमें 1 NH3 का निकालना है तो 2 से ही डिवाइड कर दें। यहाँ 3 NH3 है तो 3 से डिवाइड कर दें। अब मान लीजिए ये बन रहा हो तो क्या इसके लिए नहीं लिख सकते सर, माइनस का डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा की T बराबर, ये भी कम हो रहा है तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे I अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा T इक्वल टू, ये बन रहा है तो प्लस लगाएंगे। 2 मॉलिक्यूल हैं, डिवाइड बाई 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा T। ऐसे लिखा जाएगा। लिख जाएगी क्या?
और ये सब चीज किसके बराबर होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। अभी आपने ये ग्राफ देखा, ये ग्राफ देखा, क्या बता रहा था ये? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी? कम होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, कैसे लिखा जाएगा? रेट इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल टू जो बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन प्रोडक्ट अपॉन, बताइएगा। इसमें तो होंगे सब बराबर ही हैं। यस, ये क्योंकि ये सर रेट की बात है, इसके 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 टूटने की और इसके बनने का रेट बराबर होगा। अगर मान लो कि सर इसके अगर 5 मोल कम हो गए तो इसके 5 मोल बन भी तो गए, इसलिए बराबर है। बस ये माइनस है, ये प्लस है, इसके घट रहा है, इसके बनना है। ये अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला है डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तो हमने बता दिया डेल्टा करके निकालते हैं, तो इसको ग्राफिकल कैसे समझ सकते हैं? आइए कि मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हमने क्या माना कि एक टाइम जब था T1, उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी X1। जब टाइम गुजरा, टाइम T2 हो गया, तो कंसंट्रेशन घट के क्या हो गई? X2। तब आपसे पूछा जाए कि एवरेज रेट कैसे निकाला जाएगा, तो X2 माइनस X1 यानी डेल्टा X अपॉन क्या लिखा जाएगा? डेल्टा T। यानी इसका फॉर्मूला भी क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पे भी, क्योंकि अभी तक हम एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज में डायरेक्ट हमने चेंज पढ़ा, लेकिन वो कह दे कि 15वें सेकंड में उसकी कंसंट्रेशन ये थी, 18वें सेकंड में उसकी कंसंट्रेशन ये थी, तो स्पीड बताइए। बस दोनों की कंसंट्रेशन माइनस टाइम कंसंट्रेशन चेंज, बस इतना बता देना है और आंसर आ। क्लियर हुई है बात? कैसे निकाला जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यस, एवरेज। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है इसका? कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गिव ए ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? अभी हमने जैसे समझाया कि आप 15 किलोमीटर आप 60 मिनट में चले, तो स्पीड हमें समझ आ रही है कि सर 4 मिनट में आप 1 किलोमीटर एवरेज चल रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में यही रेट था क्या? नहीं। टोल टैक्स पे आप बहुत स्लो थे, जब कोई नहीं था आप बहुत फास्ट थे। तो क्या एक्चुअल रेट है क्या ये? नहीं, ये कुल मिला के टोटल एवरेज है, ये ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। वास्तव में स्पीड क्या थी आपकी, वो नहीं है। एज ए रिएक्शन प्रोसीड्स ए मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीजेस। क्या लिखा है? जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब सोचिए कि अगर जो चीज आपने ली है वही खत्म होती चली जा रही है, तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? घटना चाहिए था। हाँ, क्योंकि जो चीज हम लेके चल रहे वो चीज कंज्यूम होती जा रही, खत्म होती जा रही। और जब वो चीज खत्म होती जा रही है तो फिर इसका मतलब रेट को घटना चाहिए था, जबकि नहीं घट रही। Therefore, the rate of reaction does not remain constant over a long interval time. क्योंकि लगातार लगातार क्या करती चली जा रही है? डिक्रीज ही करती चली जा रही है, एक जगह कांस्टेंट ही नहीं हो रही। और जब रुकेंगे नहीं, हम इस टाइम पे निकालेंगे दूसरा रिजल्ट आएगा, इस टाइम पे निकालेंगे दूसरा, इस T1 पे निकालेंगे तो X1 X2 X3, हर डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो हर टाइम पे रेट डिटरमाइन करना कैसे एग्जैक्ट पॉसिबल हो? तो एवरेज से काम नहीं चलेगा। एवरेज से निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एवरेज किससे आंसर सही नहीं आते। जब एवरेज से आंसर सही नहीं आते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन ए स्पेसिफिक इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहानी वही है,
बस डेल्टा के साइन को डी से रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या है कि अभी तक हम टोटल टाइम चेंज की बात कर रहे थे, अब हम पर्टिकुलर उस टाइम मूवमेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करेंगे, छोटे से मूवमेंट पे। बस a प्लस बी गिव्स देन 2c, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की जगह डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी प्लस का 1/2 डी सी अपॉन डी टी। बस इतना करना है जो वहां किया था एवरेज में। तो एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं अगर, तो इंस्टेंटेनियस को यहाँ काट रहे हैं, एवरेज लिख गया गलती से। इंस्टेंटेनियस को यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का डी एन टू अपॉन डी टी, ये कम हो रहा है माइनस का 1/3 और ये बन रहा है तो प्लस 1/2 डी एन एस 3 अपॉन डी टी। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि बस डेल्टा को डी से रिप्लेस किया है, थ्योरी समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं सर, कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपका रेट हो गया, और इंस्टेंटेनियस रेट को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों ही बातें रेट की ही हैं। ये भी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट एवरेज की बात हो रही है, रेट इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। पर्टिकुलर टाइम पे मैथमेटिकली कैसे निकाला जा सकता है, ये डिक्रीज कर रही है, इसी टाइम पे आप स्लोप खींच दीजिए, स्लोप की वैल्यू से डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी कि किसी t1 टाइम पे कितना कंज्यूम हो गया है रिएक्टेंट, तो जो स्लोप का टेंजेंट आएगा बस वही वैल्यू ही होगी आपकी t1, वही वैल्यू होगी आपकी b की। तो बस इतना ही लिखा जाता है, माइनस का डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। मैथमेटिकली इतना नहीं जाना है। चलिए आइए पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। समझिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैटलिस्ट, कोई बात नहीं हुई, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये बात सही है लेकिन ओनली लग गया, लिखा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ। यस, अगर आपको किसी की रेट ऑफ रिएक्शन दिखानी है तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी रिएक्शन की, उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के घटने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट, दोनों बातें दिखा देना आप, बस वही आपकी एक्सप्रेशन हो गया रेट का, रेट इक्वल टू। यस, अगले कहते हैं रेट ऑफ कंसंट्रेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस में डिनोट की जाएगी, सर क्या पढ़ा था अभी हमने, रेट इक्वल टू क्या पढ़ा था, डी एक्स अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन को सर, कंसंट्रेशन को अगर हम मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति टाइम। और अब यहाँ क्या ले लिया, लीटर को क्या ले लिया, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर था, नहीं, अरे नहीं, 1 लीटर इक्वल टू क्या लिखा है, डेसीमीटर क्यूब लिखा है ना ऐसे। यस सर, यहाँ वो तो कंसंट्रेशन है, आपको दिखानी है। दूसरा रीजन आप समझो, जैसे इन्होंने लिखा यहाँ पे अब हम लोगों का लिखना है dx अपॉन dt। अगर dx, x माने तो कंसंट्रेशन है, d माने चेंज है, ये तो है। तो कंसंट्रेशन तो मोलरिटी में लिखी जाएगी, केवल मोलरिटी। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी किसको बोलते हैं, मोल पर लीटर, या तो मोल पर लीटर लिख दिया जाए या फिर कैपिटल एम लिख दें, बात एक ही है। अपॉन में क्या लिखें, सेकंड। तो ये मीटर वो मोलर पर सेकंड होनी चाहिए थी, पर का साइन लगा नहीं है और पावर भी नहीं लगी है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये होना चाहिए था मोलर सेकंड इनवर्स, ये नहीं है। यहां मोलर पे इनवर्स लगा है, गलत है। यहां लिखा लीटर मोल इनवर्स, नहीं, मोल प्रति लीटर होती है, लीटर पहले नहीं होता, इसका मतलब पहला भी ऑप्शन खत्म। अब एक ही बचा है, क्या, एक मोल को डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया है। अब कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, ऐसे लिखा है।
और टाइम ऊपर ले गए, इनवर्स हो गया, यही वाला आंसर हो जाए। अभिक्रिया की दर का मात्रक है सर ये? यस। ठीक। अब क्रिया की दर का मात्रक क्या हुआ? मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब टी की -1। हाँ देखो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे याद रख लीजिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड पहला हो गया, या मोलर पर सेकंड हो गया, मोलरिटी पर सेकंड, मतलब ये मोलरिटी कंसेंट्रेशन है, मोलरिटी पर सेकंड चेंज हो रही है, ये भी हो गया। सेकंड माने आप मिनट से चेंज कर सकते हैं, टाइम से चेंज कर सकते हैं, जिससे मतलब जो भी रखना चाहे। ये सीजीएस में दिया गया होगा सर क्या? नहीं, कौन सा वाला? ये वाला मोल नहीं, अक्सर डेसीमीटर क्यूब यूज कर लेते हैं। अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं करते, सेंटीमीटर में भी नहीं जाते ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द हीट करती है थर्मो फिजिकल चेंजेस, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। यस। गैसियस रिएक्शन को अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर बताना चाहें, एक्सप्रेस करें और गैसियस के टर्म में हो, तो जो कंसंट्रेशन चेंज है वर्सेस टाइम, वो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर अपॉन टाइम हो जाएगा, प्रेशर को एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम पर टाइम चेंज हो जाएगा। जब लिक्विड लिया था तो उसकी कंसंट्रेशन ली थी, जब गैसियस पार्टिकल लिए तो उसका प्रेशर लेंगे। बस नेक्स्ट पे चलते हैं। A प्लस बी से अगर C प्लस डी बनता है, तो आइए इसके लिए क्या लिख सकते हैं सर? माइनस का DA अपॉन DT, रेट लिखेंगे ना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इक्वेशन लिख लेना, DB अपॉन DT, 1/2 DC अपॉन DT और DD अपॉन DT। लिख गए इक्वेशन। पहला इन्होंने कहा क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्या ए का डिसअपीयर होने का रेट और बी का रेट इक्वल है क्या? सर सही स्टेटमेंट है, ये दोनों बराबर है आपस में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयर ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ए के घटने की दर और बी के बनने की दर आपस में बराबर है, कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं है, सबको आपस में बराबर है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी किससे रिलेट करा रहे हैं? सी से। तो बी और सी में किसका रिलेशन है देखिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू 1/2 ऑफ सी होना चाहिए था, यहाँ क्या लिखा? 2 लिखा है, यही गलत हो गया। अगला कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयर ऑफ बी, बी के घटने की दर है वो सी के आधी है। यस है, तो सीधे सीधे इक्वेशन में लिख ली, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे निकाला जाए, इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जी। एक बार और कर दीजिए सर, इस क्वेश्चन को सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। yes. रिएक्शन से कोई बात नहीं, ये जो रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन की क्या इक्वेशन बना लेंगे हम, के नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे जी। अब मैच करें, ऑप्शन बाद में पढ़ाएं, पहले बताएं। ए की घटने की दर और बी के घटने की दर आपस में बराबर है। ए की घटने की दर और डी के बनने की दर आपस में बराबर है, कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं है। बी के घटने की दर और डी के बनने की दर आपस में बराबर है। ए की घटने की दर और बी के जो सी के बनने की दर है वो आधी है। जैसे लास्ट में लिखा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये रहा बी, और 1/2 ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यस 1/2 ऑफ सी, सही है। समझ गए सर? आधा क्यों करा है यहाँ पे? सर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ। हाँ है जी, मतलब अभी तो इक्वेशन में बताए थे कि जैसे जैसे ये रिएक्शन लिखी है N2 + 3H2 > 2NH3,
जी अगर इसका रेट लिखेंगे तो माइनस का dN2 अपॉन dt लिखा जाएगा, और 3 मोल है इसके तो 1/3 dH2 अपॉन dt लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, याद करें। क्यों लिखा गया था, ये भी बात हुई, सुधीर सर ने ये भी पूछा था क्यों, क्योंकि हमें रेट केवल H2 का निकालना है, और H2 है 3 बार, और एक H2 का निकालना हो तो 3 से भाग लगा दीजिए, आंसर 1 का आ जाएगा। अच्छा ठीक है। एक था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रेट, तो नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन का रेट एक हाइड्रोजन के रेट के बराबर होना चाहिए, 3 से भाग कर दिया था, लेकिन 3 दिए हैं तो क्या करें, एक तो तभी होगा ना जब जो 3 की वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कर दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 2 NH3 थे तो 1 N2 है, 2 NH3 है, तो इसका जो आंसर आएगा इसका 2 टाइम्स आएगा, क्यों, इससे 2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या करें उसका आधा करेंगे तो 1 NH3 का आंसर। क्लियर है सर, हो गया। अगर dx अपॉन dt लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस, और यही अगर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखा होता तो क्या कहते हैं सर, एवरेज। सर अगर सर वहां पे 1/2 आ जाए जैसे सी की जगह पे, तो सर हम ऊपर 2 लिख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, 1/1/2 लिखा जाए ऐसे, ये यहां पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है। ए की घटने की दर, तो माइनस लगना चाहिए, इन्होंने तो पहले ए को बनाना शुरू कर दिया, ए क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस होना चाहिए, बी कंज्यूम हो रहा है तो बी माइनस होना चाहिए, इन्हें बी प्लस लिख दिया, गलत होगा। 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बन रहा है, एक में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, दोनों माइनस। ये क्लियर हुआ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a plus 3b greater than 2c, the rate of formation of C's, C के बनने की दर, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस का dA अपॉन dt बराबर क्या होगा, माइनस का 1/3 dB अपॉन dt बराबर में क्या होगा, 1/2 DC अपॉन। अब किसी का भी पूछ ले जी। जी सर। जी सर। इन्होंने कहा था सेम एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, क्या सी के जो बनने की रेट है क्या ए के बराबर है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 है, अगर दोनों में कोई कॉफिशिएंट ना लगा होता तो 2 नंबर आपस में बराबर होते। क्या सी के बनने का रेट क्या बी के बराबर है क्या, नहीं, इसमें 1/3 इसमें 1/2, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, जो सी के बनने की रेट है केवल सी को यहाँ रखा जाए तो 2 जो डिवाइड में इधर कहाँ में आ जाएंगे, ए के पास पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ट्वाइस ऑफ कंजप्शन ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं, यस, क्योंकि यहाँ पे जो एक जब ये खर्च हो रहा है तो ये आधा ही हो रहा, जब ये पूरा 1 होगा तो इसको 2 बार होना पड़ेगा तब ये रेट बराबर, यस। अगर बात करें 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 होगा ना कि 3/2, ये गलत है। मजेदार क्वेश्चन कि नहीं, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिसमें स्टार लगा है इसका मतलब वो पूछा हुआ है किसी एग्जाम में ऑलरेडी। क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 dA अपॉन dt, तो इसमें माइनस नहीं लगा है, पहला गलत हो गया, क्या होना चाहिए था यहाँ माइनस, दूसरा होना चाहिए था dB अपॉन dt, ये है लेकिन इसमें क्या नहीं है, गलत है। इसमें भी a में तो कोफिशिएंट ही नहीं लगा है, गलत है। लास्ट है बन रहा है तो प्लस में है, माइनस इसीलिए नहीं लगा है, 1/3 होगा, dd अपॉन dt होगा, ये सही है। क्लियर हो ये बात, क्लियर हो गई। अब ये 10th वाले का कुछ बता दीजिए। किसका पूछा तो
इसी का दोगुना कर देंगे सर। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा हम एक ही काम करेंगे सर 2 से भाग कर देंगे इसे। रेट इक्वल टू 1/2 DNO अपॉन DT इक्वल टू माइनस का DO2 अपॉन DT इक्वल टू प्लस 1/2 DNO2 अपॉन DT। पहले इक्वेशन लिखेंगे, जिसका पूछा जाए उसी से रिलेट करा देंगे। O2 पूछा है, ये दिया है, तो इन दोनों की बात कर ले, इससे कोई मतलब नहीं, NO को दिया नहीं है। अब DNO2 पूछा है तो इसका मतलब यहाँ, तो यहाँ ही वैल्यू ये रख दीजिए। क्या लगा था 1/2 इंटू क्या लगा था इसकी वैल्यू, बस आ गया। ठीक है सर। इतना ही करना है। पता क्या, अब आपको एक चीज समझ आएगी। जैसे नीचे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, या क्या करना है, बस पहले तो रेट इक्वेशन बनानी है, रेट लॉ बनाना है। अगर रेट की इक्वेशन बना ली आपने, जिसकी वैल्यू दी जाए, जिसकी वैल्यू पूछी जाए, उन्हीं दोनों को आपस में बराबर कर देना और न्यूमेरिकल बन जाए। चलिए अब शुरू होता है विदाउट हेल्पिंग इलस्ट्रेशन 1। अब आप बताइएगा आंसर। सर 0.0018 तो नहीं आएगा सर इसका आंसर? और लोग बताएं। इसका सर इसी में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जिसको नहीं आया हो तो बताएं, वैसे सभी को आ गया होगा। सर मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन दी गई थी, इन्होंने कहा कि NO2 के बनने का दर, बनने की रेट अगर ये है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो इस इक्वेशन के लिए मैम रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस 1/2 DN2O5 अपॉन DT इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1/4 DNO2 अपॉन DT इक्वल टू क्या लिखा जाएगा DO2 अपॉन DT। ये चीज, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब आपस में बराबर है। यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है NO2 की, किसकी वैल्यू पूछी है रेट की। तो बाकी के इक्वेशन को छोड़ के हम केवल एक को सॉल्व करें, रेट को और इसको। जी सर अब ठीक है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या लिखा था 1/4, 1/4 इंटू क्या कंसंट्रेशन दे रखी है NO2 की 0.0072, क्या बन जाएगा 0018। हो गया। ठीक है सर। बस इतना ही था। सबसे पहला काम आपको यही करना है, रिएक्शन दी जाएगी, रेट लॉ बनाई जाएगी। चलिए रिएक्शन नंबर 2। इसका आंसर 5.6 10⁻⁻² मोल पर सेकेंड आएगा। फाइव 5.6 बताया था। यस सर, उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। डी का पूछा है चेंज, ए का दिया है। यस, कीर्ति नहीं है आज की क्लास में, ऐसा लग रहा है। सर 1.4 हो जाएगा।
कुछ गलती की। इस क्वेश्चन में ये देखिए कि ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, डी की पूछी है। ए और डी को बराबर कर, ए को करेंगे तो माइनस का डी अपॉन डी टी लगेगा, और इसको बनाएंगे तो 1/2 अपॉन डी डी अपॉन डी टी आएगा। केवल डी डी अपॉन डी टी चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। केवल डी डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी 28 दूने 56 हुआ जी। बस। जिसका भी गलत हुआ वो सुधार कर। जी सर। जिसका पूछा जाए उन्हीं दोनों में रिलेशन देख लो, नहीं हो तो पूरी इक्वेशन की इक्वेशन बनाओ। डी अपॉन डी टी 1/2 डी बी अपॉन डी टी डी सी अपॉन डी टी 1/2 डी डी अपॉन डी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। In a chemical equation 2p gives then 4q plus r, the concentration of q found to be increased by the in 5 seconds. The rate of disappearance of, what is the rate of reaction? इस इक्वेशन के लिए अगर आप रेट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू माइनस का 1/2 dp अपॉन dt प्लस 1/4 dq अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt। केवल Q की वैल्यू पूछी है, मतलब dq अपॉन dt पूछा है, तो Q की जो कंसंट्रेशन है वो 2 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में इतनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसकी? Q की। तो dq अपॉन dt Q के लिए जो वैल्यू ये दे रखी है 5 सेकेंड टाइम इसका दे रखा है। पहले का आंसर रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ Q dq अपॉन dt से निकाला जाएगा, ये आंसर होगा। जब वो पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताएं तो 1/4 इंटू Q की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। अब बात समझ में आई दोनों में क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी पूछे तो सर रेट ऑफ एपीयरेंस का मतलब है इसमें उसकी उपलब्धता, यस, उसके बनने की दर। तो 5 सेकंड में अगर उसकी कंसंट्रेशन ये है तो वो तो केवल Q की बात हो रही है, और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर टोटल की तो वहां यस, क्योंकि वो किस पे निकाली जाएगी? वो तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी ना, कंसंट्रेशन पे। यस, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी, इसलिए 1/4 करी जाएगी। सर ये जो 1/5 करा है, नहीं 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 सर, आप समझो dq अपॉन dt की वैल्यू रखी, क्या रखी जाएगी? dq अपॉन dt में q रखा जाएगा और टाइम चेंज रखा जाएगा। कितना है टाइम? 5 सेकेंड। ठीक है ठीक। तो वो टाइम डिवाइड किया है, ना कि 1/5। सही है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताइए, ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड में पूछे तो बताना, और नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब तरीका सीख गए कि अगर इसको करना है तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अपॉन, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे। इसमें फोर्स डिवाइड हो जाएगा ना सर? ये NH3 के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा, नीचे वाला? अच्छा, वही हम कह रहे हैं, हमने कहा ये कहां से आ गया? ये तो चौथा वाला था, ये तो हो ही गया। ऊपर वाले में डिफरेंस बना इसका डिवाइड बाई टाइम, ये तो ऊपर वाला हो गया ना रेट। ये हो गया आंसर। सर इसमें जो 0.6 से 0.5 मतलब
मतलब घट रहा है ना इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी प्लस में ही आएगी सर, माइनस में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी रखा जाएगा कंसंट्रेशन चेंज। तो X2 चेंज minus जब X1 रखते हैं तो हाँ फाइनल माइनस इनिशियल ही रखा जाता है। ये कहिए कि डिफरेंस निकालना है कुल मिला के, वहां प्लस माइनस से मतलब नहीं। 9 रेट अपीयरेंस इसमें क्या करना है आपको, NH3 का दिया है, H2O का पूछा है, तो इस इक्वेशन में NH3 और H2O का ही केवल आप कर लो। रेट इक्वल टू माइनस का minus 1/4 NH3 कंसंट्रेशन चेंज इन NH3 with the बटे time dt interval equal to plus 1/6 Plus. concentration change in H2O divided by time interval। बस अब बताओ, जिसकी दी हो उसकी रख लो, ओ बस आ जाएगा। 5.4 आ जाएगा सर इसका आंसर। अब क्या करेंगे, केवल इसकी निकालनी है तो 6 इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर -3। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस कितना हो जाएगा 5.4। यस ठीक है जी सर। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तब फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में बताइए, वो तो डायरेक्ट कह रहा है, जो अंडरलाइन किए गए हैं प्रोडक्ट उनकी रिलेट करके बता दो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, -K1/5 dBr बटे dt -1/5 dBr अपॉन dt इक्वल टू +1/3 dBr2 अपॉन dt। बस खत्म। इतना ही पूछा था। अंडरलाइन बोला ना, अंडरलाइन जो रिएक्टेंट्स हैं उनका डिसएपीरेंस रेट बताना था बस। कैसे रिलेट कर रहा है, हाउ इज द रेट एपीरेंस ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट, ये बन रहा है इसका और जो रिएक्टेंट अंडरलाइन है उसका आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, बस इक्वल कर देंगे ना सर। माइनस का 1/5 dBr पे नेगेटिव अपॉन dt इक्वल टू प्लस का 1/3 d पे Br2 dt। बस यही बताया था केवल। वो पूछ रहा है कि रेट एपीरेंस का कैसे रिलेट कर रहा है, तो केवल इतना बोला जाए, इसको इधर कर दे 3/5। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन अगर पूछे तो, नहीं तो ये आपको पता ना इतना होगा। ठीक है चलिए, इसमें ऑप्शन भी है, ये अच्छा मजेदार है। डायरेक्शन टू ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज 7 मोल per liter to 1/6 1/5 जी ये आंसर होगा। बाकी के लोग नहीं बोले, समझ नहीं आया क्या? सर इसमें जो एक ही है तो 1/2 ए, और रेट आप पूरे की लेते हैं ना, पूरी रेट ऑफ तो 1/2 ए, तो एक ही जो ए जो चेंज हो रहा है वो सर 7 से 6 हो रहा, तो 1/5 इधर 1/2 टोटल रेट पूछा है, टोटल रेट पूछा है। देखिए देखिए देखिए, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस का 1/2 DA अपॉन DT। आप सही कह रहे हैं, ये लिखा जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। टोटल पूछा है, टोटल की सर ये होगा ना, तो इसके हिसाब से पॉइंट वन आएगी सर क्या? ये बिल्कुल, हमने भी जल्दबाजी में नहीं ध्यान दिया कि ये 2 से कॉफिशिएंट है, ये नहीं होगा, है ना। दो थे इसलिए था, ये तो ये हो गया, और ये 1/2 कॉफिशिएंट है। ठीक है सर,
ये ध्यान नहीं दिया मैंने अभी। 1/2। सुधीर सर कुछ कह रहे थे। तो रेट जो लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1/2 dA/dt। बात ये थी, इसलिए आंसर गड़बड़ हुआ था, क्योंकि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 2 थे ये। ये बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। किसका पूछा है, किसका दिया है, इसका दिया है। किसका पूछा है, I2 का। इधर से क्या पकड़ेंगे ये, इधर से क्या पकड़ेंगे ये, 1/5। यस। I2 का पूछा है तो 1/5 है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं वहां जाके। यस। तो इसका 1/2 लगेगा, यानी कि इस वैल्यू में 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस। 5/2 इंटू 4.56, 2 से डिवाइड कर दें, 2.28, ठीक है। 5 से गुणा कर दो सर अब। 5 से ये कर दें, 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 10 और 5 दूनी 11, 10 और 11, पीछे से लगा दें 2, 10⁻³ 1 पॉइंट इधर खिसका ले, 1.1 ऐसे, 4, तो 10 क्या लगा दें, 2 और 10 से Minus मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 2 बचेगा। जी। डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। बस इतना ही करना था। अब यहाँ तक किसी को डाउट होगा नहीं? नहीं। जी सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। 9:19 हो गया। पेज नंबर 19, मेन O2 अपॉन dt, और आयोडीन में है 5, तो Di2 अपॉन dt ऐसे लिखा जाएगा। अब केवल I2 निकालना है तो 5 इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो इधर 5/2 हो जाएगा, जो वैल्यू दी है वो रख देंगे। ऐसे किया गया था कल भी।